Hello guys, good morning. Dr. Maya here and personal trainer from Australian Fitness Academy. मैं यहाँ पे आपके सवालों के जवाब लेके आई हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी सवाल पूछे, उनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं। आज ये वीडियो उस पर बनाया जाएगा जहाँ पे आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मसल फाइबर ब्रेकडाउन वर्कआउट होते समय कैसे पता चलता है, और एब्स भी ब्रेकडाउन होते हैं, वेट ट्रेनिंग नहीं करते तो कैसे ब्रेकडाउन होते हैं एब्स? ओके, इसका जवाब है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो मसल ब्रेकडाउन फील नहीं होता है। आपको जो फील होता है वो होता है मसल पंप, जहाँ पे ब्लड फ्लो मसल काफ़ी बढ़ जाता है। आपको पेन फील होता है, आपको फटीग फील होता है, आप थक जाते हो, उसके बाद कुछ समय के बाद आप रेपिटेशंस नहीं ले पाते हो। दैट इज़ व्हाट यू फील ऑन द जिम फ्लोर। अब इसमें एक कंडीशन होती है जैसे DOMS, जिसे कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। अब आपने जैसे सवाल पूछा कि मसल ब्रेकडाउन कैसे पता चलेगा। अब आपको जब आप फ्लोर पे होते हो, आप वर्कआउट करते हो, तब आपको मसल पेन ब्रेकडाउन नहीं फील होता है। जब आप घर जाते हो, आप रेस्ट लेते हो, आपकी रिकवरी प्रोसेस होती है, उसमें ये DOMS वर्क करता है मैक्सिमम लोगों में, जिसे कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। इसमें आपको पेन फील होता है दूसरे दिन। एंड काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जब नई शुरुआत करते हैं जिम के लिए, तो उनको थोड़ा फीवरिश फीलिंग भी आती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फीवर हो गया है, वायरल जैसा हो रहा है। ये उसी का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपकी मसल रिकवरी दे रही होती है। सेकेंड थिंग इज़, आफ्टर कपल ऑफ वीक्स जब आप ये रेपिटेशंस लेते रहते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो वेट्स पे, तो आपको पता चलता है कि आपकी मसल हाइपरट्रॉफी में जा रही है, उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। दैट इज़ व्हाट यू फील कि आपके मसल्स ब्रेक हो रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ एब्स। यस, एब्स जैसे दूसरे मसल्स है, लाइक बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, वैसे ही एब्स के मसल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप उसे वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो। आप काफ़ी बार डंबल्स लेते हैं, आप काफ़ी बार उस डंबल्स को लेके आप वर्कआउट करते हैं, या फिर बार को लेके आप वेट पुट ऑन करके फिर आप एब्स पे वर्कआउट करें। सो जैसे आप बाइसेप ट्राइसेप को ट्रीट करते हैं, वैसे ही आपको एप्स को भी ट्रीट करना होता है। एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड देके आपको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपके एप्स के लिए। सो सिर्फ बॉडी वेट पे एप्स नहीं होते हैं, टोन्ड हो सकते हैं, बट जब उसको बनाना होता है, डिफाइन करना होता है, डेफिनेटली आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन है, मल्टीविटामिन कब लेना चाहिए? मल्टीविटामिन आप कभी भी ले सकते हैं। बहुत सारा होमवर्क करना पड़ा है मुझे इसके लिए। यस, अभी कैसे होता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको मल्टीविटामिन्स लेने के बाद थोड़ा बर्पिंग होता है, अनईजी फील होता है। तो जो लोग सुबह काम पे जाते हैं या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तो उनको ये अनईजी फील होता है, गैसेस बनना शुरू हो जाता है, तो उनकी कंप्लेंट होते हैं। तो ऐसे लोगों ने जिनको ऐसा फील होता है कि अनईजी फील हो रहा है, तो सुबह के टाइम पे जब आप जॉब पे जा रहे हो या फिर आपका दिन की शुरुआत है, तब आप मल्टीविटामिन्स ना लें। ऐसे लोगों ने मल्टीविटामिन्स रात के टाइम लेना चाहिए, ताकि आप विटामिन्स लो और आप जब आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हो, जैसे कि बर्पिंग है, अनईजी फील हो रहा है, तो वो आपको रात के समय नोटिस नहीं होगा। ये सवाल, आगे का सवाल मुझे एक डॉक्टर ने पूछा था कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डर ने कितना प्रोटीन लेना चाहिए डेली। अब सबसे पहले तो नेचुरल अननेचुरल कुछ नहीं होता है। हर इंसान की कैपेसिटी ऑफ टेकिंग एन इनटेक ऑफ अ प्रोटीन एक जैसे ही होती है। तो उसमें अगर मैं कोई दवाई कोई ले रहा है बंदा, या फिर कोई सिर्फ कोई दवाई नहीं ले रहा है, तो वो नेचुरल अननेचुरल नहीं हो जाता है। प्रोटीन आपकी बॉडी के हिसाब से होता है ना। हर इंसान की प्रोटीन रिक्वायरमेंट एवरी 3 आवर्स होती है, एट द मैक्स 2 to 3 आवर्स होती है, जहाँ पे उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट 2 ग्राम्स पर केजी लेना चाहिए। एंड यस, एक सवाल था एक बंदे से कि वे प्रोटीन कब लेना चाहिए, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट। वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, बिकॉज ये फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, और जब आप वर्कआउट कर लेते हैं तो आपकी बॉडी को
बहुत फास्ट मसल की ज़रूरत प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तब आपको ये वे प्रोटीन लेना चाहिए जो तुरंत आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप केसिन बेड टाइम ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि केसिन आपको रिज़र्व सिर्फ बेड टाइम के लिए ही रखना होता है। जैसे इंडिया में काफ़ी फास्ट होते हैं, लोग काफ़ी तरह के उपवास रखते हैं, तो उस टाइम पे जब आप उपवास रख रहे होते हो और आप कुछ ले नहीं पाते हो, उस टाइम पे आप एक स्कूप केसिन ले सकते हो जो आपको 12 आवर्स के लिए आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करती है। एंड अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल इसको रात में ही लेते हैं। एक बंदे का सवाल था कि मास गेनिंग वर्कआउट स्प्लिट कैसे बताएं। अब नॉर्मली क्या होता है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड मास गेनिंग वर्कआउट स्प्लिट। हाँ, वर्कआउट स्प्लिट होता है। मास गेनिंग आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड से करना होता है, आपके रेपिटेशन से करना होता है। बहुत सारे होमवर्क्स कर लिए हैं, बट एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। यस, हमारी वर्कआउट स्प्लिट्स हम बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस ऐसे लेवल पे करते हैं। जैसे बिगनर कौन होता है, जो पहली बार जिम जा रहा है और उससे सिर्फ ऑलमोस्ट 1 साल 6 महीने 8 महीने वर्कआउट किया हुआ है। इंटरमीडिएट होते हैं 1 या 2 साल तक उन्होंने वर्कआउट किया है जिम में, और एडवांस होते हैं जो 3 साल से लगातार जिम कर रहे हैं और अब उनकी बॉडी यूज टू हो गई है, मसल कंडीशनिंग आ चुकी है। तो इस तरह से हम इनके वर्कआउट स्प्लिट्स रखते हैं। जब बिगिनर होता है, जैसे हमने कहा कि शुरुआत में देयर इज़ अ फुल बॉडी वर्कआउट। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सबको पता है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती है, तो प्लीज़ कंसिडर करो, मैं पढ़ लेती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे बिगिनर के लिए हम फुल बॉडी वर्कआउट रखते हैं 3 टाइम्स अ वीक। जैसे मंडे को आपने कर लिया, ट्यूसडे को आपने ब्रेक कर लिया, वेडनेसडे को आपने किया, थर्सडे को आपने ब्रेक किया। इस तरह से आप फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। इंटरमीडिएट के लिए होता है अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट्स। इसमें होता है 4 टाइम्स अ वीक। जैसे मान लो आपने मंडे को किया अपर बॉडी, ट्यूसडे को आपने किया लोअर बॉडी, वेडनेसडे को आपको छुट्टी, फिर थर्सडे को आपने किया अपर बॉडी, फिर फ्राइडे को आपने किया लोअर बॉडी, फिर सैटरडे संडे आपको छुट्टी। इसी इंटरमीडिएट में आप इसको अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। जैसे मंडे आपने सी एस टी कॉमनली कहते हैं चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। वेडनेसडे को आपने बाइसेप्स और बैक लिए, और फ्राइडे को आपने लेग्स लिए, और इसके बाकी के दिनों में आपने रेस्ट किया। एडवांस होते हैं जो 3 साल, नॉर्मली 3 साल से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग में जो शौक रखते हैं, मॉडल्स होते हैं, ये लोग ईच मसल ग्रुप ईच डे वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मंडे को शोल्डर कर लिया, ट्यूसडे को आपने चेस्ट कर लिया, ऐसे काइंड ऑफ। फ्राइडे को आपने लेग्स कर लिया, थर्सडे को आपने बैक कर लिया, ऐसे। अब सेट्स फॉर गेनिंग, नॉर्मली गेनिंग सेट्स कितने होते हैं? 3 to 6 सेट्स होते हैं। रेपिटेशंस 10 to 12 होती है विथ मॉडरेट वेट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, मोस्ट ऑफ द लोग जिम में जाके क्या करते हैं, काफ़ी हेवी वेट्स लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है जितना हेवी लेंगे उतना ज़्यादा बॉडी बनेगी, जितना हेवी लेंगे उतना मसल बनेगा। ऐसा नहीं होता है। जब आपको गेनिंग करना होता है, जब आपको हाइपरट्रॉफी में जाना होता है, आपको मसल मास इंक्रीज़ करनी होती है, तब आपका रेपिटेशन 10 to 12 होना चाहिए। ये रेंज होती है हाइपरट्रॉफी की। अब इसमें विथ मॉडरेट वेट्स, जब आप हेवी वेट्स लेते हैं ना, तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, आपकी बॉडी बिल्ड नहीं हो रही होती है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करते हैं फिर? अगर कोई बंदा बोले मुझे सिर्फ बॉडी बनानी है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनानी है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो, तो जो आपका मॉडरेट वेट आज 30 kg है, वो आपका मॉडरेट वेट 40 kg हो जाता है। इसलिए आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी होती है, एंड दैट इज़ वाई एंड्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप हाइपरट्रॉफी की बात करते हो कि आपको गेनिंग करनी है, उस टाइम पे आपका रेपिटेशंस होना चाहिए 10 to 12 रेपिटेशंस मैक्स विथ मॉडरेट वेट्स। हाँ, जब आप स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाहोगे, तब आपको मैक्सिमम वेट लेके आपका रेपिटेशन होना चाहिए 5 to 6। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, गायनेकोमास्टिया। नॉर्मली स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, नहीं लेने चाहिए, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग लेते हैं।
और फिर वो लैंड अप करते हैं गायनेकोमास्टिया में, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को पता नहीं होता है कि गायनेकोमास्टिया स्टेरॉइड की साइकिल्स लेने की वजह से गायनेकोमास्टिया हो जाता है। और फिर बाद में नॉर्मली ये काफ़ी यंग पॉपुलेशन होता है, जैसे 21 ईयर से 24 ईयर वाले बच्चे जो होते हैं, जिनको एकदम ओवरऑल ऐसा हार्मोन चेंजेस की वजह से लगता है कि अब बॉडी बिल्डिंग करें, तो ये लोग बहुत ज़्यादा यंग एज में स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पीसीटी पे नहीं जाते हैं, जिसे कहते हैं पोस्ट साइकिल ट्रेनिंग, उस पर नहीं जाते, ट्रीटमेंट पे नहीं जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ गायनेकोमास्टिया? काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है इस सवाल के बारे में। आओ मैं बताती हूँ आपको गायनेकोमास्टिया क्या होता है। इसका भी मैंने चार्ट बना रखा है। ये हैंड राइटिंग आपको आई एम श्योर आपको नहीं समझ में आएगी, बट यस डॉक्टर आपको समझाएगी कि इसको क्या बोलते हैं। अब इसमें है साइकिलिंग। गायनेकोमास्टिया क्यों होता है? जब आप साइकिलिंग पे जाते हैं, दैट इज़ आप मल्टीपल डोज ऑफ ड्रग्स को लेते हैं, स्टेरॉइड्स को, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, आपका मसल गेन होने लग जाता है। बट इसी साइकिल की वजह से आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, जिसे फीमेल हार्मोन कहते हैं, ये भी इंक्रीज़ होने लग जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन। आप रोज़ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, रोज़ आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बन रहा है, रोज़ ये अपनी बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन मेल्स को यूटिलाइज नहीं होता है बॉडी में, तो ये एक्रोमेटाइज होने लग जाता है कि आज थोड़ा, आज थोड़ा, आज थोड़ा। कुछ दिनों के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, और फिर आपके मेल्स बूब्स बनने शुरू हो जाते हैं। मसल तो गेन होता है, लेकिन ये मेल बूब्स भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी से जा नहीं रहा है। टेस्टोस्टेरोन यूज़ करके अपने मसल्स बना लिए, लेकिन अब एस्ट्रोजन का जो पार्ट होता है वो आपकी बॉडी से जाता नहीं है, फिर वो आपको मेल्स बूब्स देना शुरू कर देता है। पीसीटी कैसे करते हैं हम? 2 तरीके के ड्रग्स होते हैं, दैट इज़ एरोमेटाइजेशन इनहिबिटर और सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। नाम बड़े बड़े हैं, बट ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो एस्ट्रोजन है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब आप पीसीटी दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट साइकिल ट्रीटमेंट पर जाते हैं, जहां आपको आपकी बॉडी से एस्ट्रोजन को निकालना है, उस टाइम के आपकी बॉडी की मसल लॉस होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये टेस्टोस्टेरोन को कम करना शुरू कर देता है आपकी बॉडी से। इस टाइम पे आपको अवॉइड करना है कि जो भी एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करता है बॉडी में, वैसे खाना आपको नहीं खाना है। जैसे आपको सोयाबीन है जो काफ़ी एस्ट्रोजन इंक्रीज़ करता है बॉडी में, ये आपको अवॉइड करना है। पीसीटी किन लोगों में काम नहीं करता है? अब क्या होता है कि आप साइकिल ले लेते हो, फिर बाद में कुछ महीनों के बाद आपको नोटिस होता है कि यार मुझे शायद से मेल बूब्स हो गया है, मुझे शायद से गायनेकोमास्टिया हो गया है। तो आप इसमें क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं। अब कहाँ ट्रीट नहीं कर पाते? जहाँ बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन बढ़ चुका है और आपके 3rd स्टेज ऑफ गायनेकोमास्टिया बन चुके हैं। सेकेंड थिंग इज़, आपका स्टेरॉइड साइकिल लेने के बाद 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं, और उसके बाद आप नोटिस करते हैं कि अब आपको मेल्स बूब्स नोटिस हो रहे हैं और अभी आपको उसको ट्रीटमेंट करना है। तब इस टाइम पे ये पीसीटी की ड्रग्स काम नहीं करती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है स्टेरॉइड्स को लिए, तो अब वो इफ़ेक्ट एस्ट्रोजन नहीं दे सकता है, उसको रिवर्स बैक आप नहीं कर सकते मेडिसिन लेके। थर्ड थिंग इज़, कुछ लोगों में ना जब आप ये दवाइयाँ देते हो पीसीटी की, तो उनको काफ़ी जॉइंट पेन होता है, उनका बीपी बढ़ना शुरू होता है। तो जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, वो ये एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स नहीं ले पाते हैं। या फिर काफ़ी मूड स्विंग्स होता है, जैसे मान लो छोटी छोटी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा झगड़ने लग गए हो, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होने लगे हो, तो इन टाइम पे आप ये दवाइयाँ नहीं ले सकते। तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करनी पड़ती है अपने ब्रेस्ट की, और उसके ऊपर अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप दवाई पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडरेट से सीवियर पे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टिश्यूज़ हैं, उसके लिए सिर्फ आप सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आप 3 महीने की मेडिसिन कोर्स करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। माइल्ड, मॉडरेट और यूनिलैटरल, जैसे यूनिलैटरल यानी सिर्फ एक ही साइड का ब्रेस्ट बढ़ रहा है और एक साइड का नहीं बढ़ रहा है, तो इस टाइम पे आप मेडिसिन पे जा सकते हैं, जो 3 महीने से 6 महीने तक बढ़ती है। वो भी हर महीने के बाद आपको अपने ड्रग्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि आज ये महीने में अगर आपने इतना डोज लिया है तो नेक्स्ट मंथ में आप कितना लेंगे, फिर आप उसको कैसे टेपर ऑफ करेंगे, ये सारा। ओके, आई होप मेरा होमवर्क ख़त्म हुआ है। ये सारे सवाल आई होप आपको हेल्पफुल है। आपको जो भी सवाल पूछना है आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके अगले सवालों को लेके करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई टाइम एंड लिसनिंग टू इट।
आपका ऐसे ही सपोर्ट रखिए, हम आपको ऐसी हेल्प करते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Feel to breathe when you're dead. They never